हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था टूफैन मास्टर क्यू बॉय पर शक करते हुए मास्टर क्यू बॉय से कहता है, मास्टर अभी मैं लास्ट अटैकर से इन्वेस्टिगेट करने वाला था कि उसे यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन आपने उसे मार क्यों दिया, मैं इस बात का क्या मतलब समझूं। मास्टर क्यू बॉय उसे घूरते हुए कहते हैं, जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है इतनी होशियारी तुम्हारे काम नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें इन सब मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। ज़ूफैन मास्टर क्यू बॉय की बात सुनने के बाद सोचता है कि मास्टर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही मुझे वार्निंग भी दे रहे हैं कि मेरी स्ट्रेंथ अभी इतनी ज्यादा नहीं है जिसने भी इन अटैकर्स को यहाँ पर भेजा था कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता। इसी वजह से मास्टर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे चुप रहने का कह रहे हैं। ज़ूफैन मास्टर क्यू बॉय से कहता है, ठीक है आपने जो कुछ भी कहा मुझे उस सब की समझ आ गई, आज के बाद मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगा, मैं इस सब को भूल जाऊंगा। मुझे वार्निंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर क्यू बॉय हंसते हुए कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुम्हारे जैसा बच्चा मैंने आज से पहले नहीं देखा, तुम्हें पता है कब फाइट करनी है और कब पीछे हटना है। मास्टर क्यू बॉय ज़ूफैन से कहते हैं, लड़के तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हो, मुझे नहीं लगा था कि 7 फैमिलीज के अलावा भी कोई ऐसा लड़का हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा खास हो, लेकिन तुम्हें अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो, मैं तुम्हारी पावर्स को रिलीज करवाऊंगा और तुम्हें इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कराऊंगा कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओगे, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम्हें बहुत सारे नए स्किल्स भी मिलेंगे। ज़ूफैन भी मास्टर क्यू बॉय की ऑफर के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है, जबकि वो मोटू और लांगनुई भी जो बात सुनकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि आज से पहले मास्टर क्यू बॉय ने अपने लिए कभी भी कोई डिसाइपल नहीं चुना। लांगनुई कहती है, फैन क्यू बॉय के बारे में सारे लोग नहीं जानते, लेकिन 7 फैमिलीज वाले इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस किस्म का इंसान है। हमारी 7 इंपीरियल फैमिलीज में से हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा इसके पास जाए और जाकर ट्रेनिंग ले, लेकिन मास्टर क्यू बॉय कभी भी किसी को एंटरटेन नहीं करते और ना ही किसी की बात सुनते हैं, यहाँ तक कि ये एम्परर की बात भी नहीं मानते। ये मोटू मास्टर क्यू बॉय का स्टूडेंट है, लेकिन ये भी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ये 3 साल तक मास्टर क्यू बॉय के दरवाजे पर लेटा रहा था, इसीलिए मास्टर क्यू बॉय ने इसे अपना स्टूडेंट बना लिया, लेकिन मास्टर क्यू बॉय ने इसे कभी भी अपनी टेक्निक्स नहीं सिखाई। इसीलिए तो ये मोटू सिर्फ इसे टीचर कहता है, अपना मास्टर नहीं कहता, क्योंकि मास्टर क्यू बॉय ने इसे कभी अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं किया। लांगनुई कहती है, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मास्टर क्यू बॉय खुद से ज़ूफैन से कहेंगे कि वो उसका स्टूडेंट बन जाए, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। आखिर ज़ूफैन में ऐसा क्या खास है। नुई कहती है, अगर ज़ूफैन इसका डिसाइपल बन जाता है और इसके पास जाकर ट्रेनिंग करता है, जब ज़ूफैन अपनी ट्रेनिंग करके वापस आ जाएगा तो 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों को भी इसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। सभी लोग इसे जानते होंगे कि ये मास्टर क्यू बॉय का स्टूडेंट है। जबकि ज़ूफैन उससे सोच रहा होता है, मैं किसी को अपना टीचर कैसे बना सकता हूँ, मैं किसी को अपना मास्टर नहीं मान सकता। अगर किसी को मेरा मास्टर बनना है तो उसे एक एम्परर लेवल का मास्टर होना चाहिए, मैं एक डीमन एम्परर हूँ, मैं ऐसे ही किसी को अपना मास्टर नहीं बना सकता। मास्टर क्यू बॉय मास्टर ज्यू से कहते हैं, थर्ड प्रिंस यहाँ पर एक काम के सिलसिले में आए थे, इसलिए मैं इनको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, आप लोग अपने आप वापस चले जाना। और साथ ही मास्टर क्यू बॉय उस मोटू को उठाते हैं और वहाँ से शू करके चले जाते हैं। ज़ूफैन कहता है, ये मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है। उनके वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर ज्यू ज़ूफैन से कहते हैं, ब्रदर ज़ू तुम मेरे साथ आओ qianlang पवेलियन में, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ज़ूफैन मास्टर ज्यू के साथ वापस qianlang पवेलियन में आ जाता है। मास्टर ज्यू के हाथ में एक पेपर होता है, वो उनसे कहते हैं, ये लो ये तुम्हारा पेपर है। ज़ूफैन कहता है, ये क्या है। मास्टर ज्यू से कहते हैं, खोल कर देख लो। ज़ूफैन से खोल कर देखता है तो वो एक अलायंस का एग्रीमेंट पेपर होता है, यानी कि आज के बाद लू फैमिली वाले qianlang पवेलियन की प्रोटेक्शन में रहेंगे। ज़ूफैन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये एग्रीमेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है, इस एग्रीमेंट के मुताबिक अब qianlang पवेलियन वाले बिना किसी शर्त के लू फैमिली की मदद करेंगे, यानी कि हम qianlang पवेलियन और लू फैमिली दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, यानी एक फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। ज़ूफैन कहता है, एक बार ये एग्रीमेंट साइन हो जाए उसके बाद मेरी लू फैमिली की तरफ से टेंशन कम हो जाएगी, मैं आराम से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर फोकस कर सकता हूँ। मास्टर ज्यू ज़ूफैन से कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। ज़ूफैन भी सोच रहा होता है, हाँ मुझे ये बात पहले से पता थी कि एक ना एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितना कुछ भी किया है वो सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए तो किया है। फिर ज़ूफैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, मैं अभी लू फैमिली के मेंशन में जाता हूँ और मिस जिया से इसके ऊपर साइन करवा कर लाता हूँ। मास्टर ज्यू के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहते हैं, यहीं पर रुको, तुम वापस नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं पर इसे साइन करना होगा, तो यहीं पर साइन करो। ज़ूफैन मास्टर ज्यू से कहता है, लेकिन मैं इसके ऊपर साइन कैसे कर सकता हूँ, मैं लू फैमिली का हेड नहीं हूँ, मैं तो लू फैमिली का बटलर हूँ, इसलिए मेरे साइन नहीं चलेंगे। मास्टर ज्यू से कहते हैं, ये एग्रीमेंट तुम्हारे लिए बनाया गया है, ना कि लू फैमिली के लिए, इसलिए लू फैमिली के हेड के इसके ऊपर सिग्नेचर होना बिल्कुल बेकार बात है, इसलिए तुम्हें इसके ऊपर सिग्नेचर करना होंगे। मास्टर ज्यू कहते हैं, हमारे पैट्रियार्च ने इस एग्रीमेंट को बहुत ही खास तौर पर बनाया है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जहाँ पर ज़ूफैन होगा वहीं पर हमारी अलायंस टिकेगी।
लू फैमिली के साथ कोई खास रिश्ता नहीं है, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यानी जहाँ पर जू फैन होगा वहाँ पर लू फैमिली होगी और वहीं पर कियानलांग पवेलियन तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। जू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे लगा ही था कि कियानलांग पवेलियन का पैट्रियार्च वाकई में बहुत ज्यादा खास इंसान है और समझदार भी। नेक्स्ट सीन में जू फैन कियानलांग पवेलियन से वापस आ जाता है और वो रात के वक्त आता है। वहीं पर टोंगलिन बाहर फिर रहा होता है। जू फैन उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मिस जिया कहाँ पर है? मेरे पास कुछ बहुत ही जरूरी बात है जो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। टोंगलिन उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। जू फैन टोंगलिन के पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों किचन की तरफ जा रहे होते हैं। जू फैन कहता है हम लोग किचन की तरफ क्यों जा रहे हैं? टोंगलिन जू फैन को लेकर किचन के अंदर जाता है तो वहाँ पर मिस जिया बड़े ही आराम के साथ सो रही होती है। टोंगलिन कहता है मिस जिया सुबह से लेकर शाम हो गई है, अभी तक किचन के अंदर है। वो तुम्हारे लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि सुबह तुमने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी थी। मिस जिया ने आज पूरा दिन कुक से भी मदद ली है और कुछ रेसिपीज तैयार की है। मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन यंग मिस और यंग मास्टर के सामने तुम्हें इज्जत से पेश आना चाहिए। इस तरह तुम्हें उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जब तुम पूरे महीने के लिए अपने रूम के अंदर कल्टीवेट कर रहे थे तो मिस जिया पूरा महीना मेहनत करके तुम्हारे लिए एक रेसिपी बना रही थी ताकि जब तुम रिकवर करके बाहर आओ तो वो तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना बना सके। क्योंकि यंग मिस ने इससे पहले कभी खाना नहीं बनाया, इसीलिए उनका खाना जल गया था। मुझे लगता है कि तुमने उनके लिए जितना कुछ भी किया है वो इस खाने को तुम्हें पेश करके तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। जू फैन आगे बढ़ता है और उसके बनाए हुए खाने में से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालता है और टोंगलिन से कहता है मिस जिया के पास वाकई में कोई टैलेंट नहीं है, इनका खाना तो बिल्कुल बेकार है। टोंगलिन उसे कहता है हाँ मुझे पता है मिस जिया के पास जरा भी टैलेंट नहीं है, वो कुकिंग नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके सामने इस तरह एक्टिंग करनी चाहिए कि तुम्हें उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद आया है क्योंकि मिस जिया ने बहुत ही मेहनत करके इसे बनाया है। टोंगलिन आगे बढ़ता है और एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालता है और कहता है जरा मेरी तरफ देखो, मैं किस तरह इनकी तारीफ करता हूँ। और जैसे ही वो उसको निगलता है वो दूसरी तरफ जाकर उल्टी करना शुरू कर देता है। टोंगलिन जू फैन से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मिस जिया को तो बिल्कुल भी खाना पकाना नहीं आता, इसलिए मुझे माफ कर देना। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें इतना लंबा भाषण दे दिया। फिर वो जू फैन की तरफ देखता है तो जू फैन मिस जिया का बनाया हुआ खाना खा रहा होता है। टोंगलिन जू फैन से कहता है अच्छा मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो भी मैंने तुमसे कहा है। तुम्हें इस बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें ये खाना खाने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार है, तुम इसे नहीं बचा पाओगे। जू फैन उसे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख लगी है। जू फैन उन प्लेट्स में रखा हुआ सारे का सारा खाना खा जाता है। मिस जिया की थोड़ी देर के बाद होश आती है तो वो अपनी प्लेट्स को देखती है तो वो खाली होती हैं और उसके ऊपर जू फैन का कोट होता है ताकि उसे ठंड ना लगे और जू फैन भी उसके साथ ही बैठा सो रहा होता है। मिस जिया उसकी तरफ देखती है तो शर्माना शुरू कर देती हैं। मिस जिया सोच रही होती हैं तो इसका मतलब मैं और जू फैन दोनों सारी रात यहीं पर थे और हम दोनों एक साथ इकट्ठे सो रहे थे, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। जू फैन जो कि बड़े ही आराम के साथ सो रहा होता है। मिस जिया शर्माते हुए उसके चेहरे की तरफ देखती हैं और फिर उसको किस करने के लिए अपने होंठों को उसके आगे बढ़ाती हैं। मिस जिया अपने होंठों को उसके होंठों के बिल्कुल करीब ले जाती हैं और जैसे ही वो उसे किस करने वाली होती हैं उसी वक्त टोंगलिन अंदर आ जाता है। मिस जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर से सोने का नाटक करना शुरू कर देती है। टोंगलिन भागता हुआ अंदर आता है और जू फैन और मिस जिया को इस तरह देखकर कहता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और साथ ही वो मिस जिया के चेहरे पर देखता है तो उनका चेहरा क्योंकि ब्लशिंग की वजह से लाल होता है। वो कहता है मिस जिया को क्या हुआ? जू फैन अपना माथा उसके माथे के साथ लगाता है और कहता है हाँ इस लगता है कि इसको बुखार हो गया है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है। जू फैन कहता है पहले तो मैं इसे उठाकर इसके रूम में ले जाना चाहता था, फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसको उठाऊंगा तो ये जाग जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि यहीं पर इसके साथ ही बैठ जाता हूँ और सारी रात इसे गार्ड करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि सारी रात जहाँ पर सोने की वजह से ये बीमार हो जाएगी। अब जरा इसका चेहरा तो देखो कैसे लाल पड़ गया है। जू फैन जल्दी से मिस जिया को उठा लेता है और टोंगलिन से कहता है अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो बाद में करना, अभी के लिए मैं इसे रूम में लेकर जा रहा हूँ ताकि ये रेस्ट कर सके क्योंकि मिस जिया बीमार हो चुकी हैं। जू फैन जैसे उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है टोंगलिन कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते, बाहर कोई आया है जो कि यंग मिस से बात करना चाहता है और वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, अगर हम उससे बात नहीं करते तो ये बहुत ही बुरा होगा हमारी फैमिली के लिए। जू फैन कहता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुत ज्यादा खास इंसान है या कोई आम इंसान है, हम लोग उससे मिलने के लिए नहीं जाएंगे। उसे जाकर कह दो कि या तो इंतजार करे या फिर कल आए। क्या तुमने मिस जिया की हालत नहीं देखी? जरा इसके चेहरे को तो देखो किस तरह लाल पीला हुआ जा रहा है। मैं इसे रेस्ट करवाने के लिए इसके रूम में लेकर जा रहा हूँ, उस बंदे से कहो कल आ जाए। टोंगलिन उसे कहता है ब्रदर जू फैन तुम ऐसे नहीं जा सकते, वो बंदा जो इससे मिलने के लिए आया है उसके पास इंपीरियल गोल्ड टोकन है और जिसके पास भी ये इंपीरियल गोल्ड टोकन होता है वो इंपीरियल फैमिली से यहाँ पर आया होता है। टोकन का मतलब है कि वो इंपीरियल रॉयल गार्ड आर्मी से है। 7 फैमिलीज वाले भी इस तरह के टोकन वाले गार्ड्स को वेलकम करने के लिए दरवाजे तक जाते हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते
तो इसका मतलब आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और एम्प्रेस की बात को मना कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको सजा दी जाती है। तो पास में एक बार ऐसा भी हो चुका है, इसे टोकन वाले एक बंदे को वेलकम करने से मना कर दिया था और फिर एम्परर ने उसे सजाए मौत दे दी थी। जू फेन कहता है हो सकता है कि कल जो कुछ भी हुआ है उसी वजह से ये इंपीरियल गार्ड यहाँ पर आया है। जू फेन टोंगलिंग से कहता है जाओ और जाकर उस इंपीरियल गार्ड से कह दो कि यंग मिस बहुत ज्यादा बीमार है, वो आज उससे नहीं मिल सकती, वो यहाँ पर कल आए। टोंगलिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो? क्या तुम्हें पता है ये ऑर्डर्स एम्परर ने डायरेक्टली दिए हैं? क्या तुम वाकई में एम्परर के ऑर्डर्स को नहीं मानने वाले? जू फेन सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये वाले ऑर्डर्स एम्परर ने नहीं बल्कि थर्ड एम्परर ने दिए हैं, लेकिन थर्ड यंग मास्टर उस मोटू ने दिए हैं। और मोटू एक बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर मैं उसकी बात को नहीं भी मानता तो वो हमें सजा नहीं देगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 23 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।